ओके दोस्तों, हम है क्लास नंबर 2 में। हम करने जा रहे हैं कैपिटल गेन का पार्ट 2। हमने कैपिटल गेन का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं नाला को कभी तो लाइव में आ जाया करो। चलो स्टार्ट करते हैं कैपिटल 1 का पार्ट 1। एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं फटाफट। आशा करता हूँ आपने खुद से तो रिवाइज कर ही लिया होगा। अब ये चार्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। क्या है? एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, गेन होना चाहिए। गेन अगर एग्जेप्ट नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। किस साल लगेगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर पे लगेगा। कैपिटल एसेट मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। सिक्योरिटी हेल्ड बाई FIIB तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड तुम्हारा आर्ट वगैरह, ये भी तुम्हारा कैपिटल एसेट होता है। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट होता है। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर कॉइन कैपिटल एसेट होता है। सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता है। गोल्ड बार, सिल्वर बार, सोवरेन यूज्ड इन पूजा कैपिटल एसेट होता है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होता। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं होता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता। रूरल की डेफिनेशन तो नहीं बताई है, पर अर्बन की बता दी। अर्बन किसको बोलते हैं? कोई भी एरिया जिसका 10,000 या उससे ज्यादा का पॉपुलेशन है। अगर 10 या उससे ज्यादा 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर का बाहर का एरिया भी अर्बन हो जाता है। 1 लाख से 10 लाख से तक है तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाता है। और 10 लाख से ज्यादा तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाता है। अब जो गेन है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एसेट है। तो 3 प्रकार के एसेट होते हैं: फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट, अदर एसेट। फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या हो गया? लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ZCB, UTI। इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना बोला गया? 12 मंथ्स। यानी 12 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म रहेगा। स्पेशल के लिए क्या बोला गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, नॉट सिक्योरिटीज। इसके लिए 24 मंथ्स। 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अदर एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बोला गया 36 मंथ। 36 से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज 36 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब जितने दिन मेरे हाथ में था, यानी एक्विजिशन डेट्स इमीडिएटली, यानी जिस दिन हमने उस एसेट को एक्वायर किया उसके ठीक पीछे वाले दिन से अपने को काउंट करना है। उसके पीछे वाले दिन से लेकर टिल द डेट ऑफ सेल, जब तक हम उसको सेल नहीं कर देते तब तक अपने को काउंट करना है। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने ये मेन चीज देखी थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैपिटल गेन आएगा, उसमें से एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, शॉर्ट टर्म आएगा। अगर यहीं पे अगर अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करेंगे तो फिर अपने को लॉन्ग टर्म मिल जाएगा। इंडेक्स कब करते हैं? तो एडजस्ट करने के लिए, जब सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट को करते हैं एडजस्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे, आज की वैल्यू पे उस कॉस्ट को लाने के लिए अपने एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 348 से, डिवाइड कर देना ईयर ऑफ परचेज से। आज इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे अच्छे से। फिर हमने देखा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है। 50 CA, 50D, 50C। 50 CA क्या बोलता है? अनकोटेड शेयर के लिए फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर ले लो। 50D बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। 50C इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोलता है अगर SDV इज लेस देन 110% तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सिंपल बोलता है अगर SDV इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो SDV लेना है। ऑल द सिनेरियो, अदरवाइज सेलिंग प्राइस ही अपने को कंसिडर करना है। SDV कितने दिन का लेना है? अपने को डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना, बट प्रोवाइडेड अपने को 1 रुपया भी उस दिन मिल जाना चाहिए अदर देन कैश में। बयाना का रुपया अपने को अदर देन कैश में मिलना चाहिए उस दिन, तो ही डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे, अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। अब एसएसजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो वो क्या बोलेगा कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजो। वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी से ज्यादा वैल्यू निकाली तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसडीवी पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसने एसडीवी से कम वैल्यू निकाली तो जितनी उसने वैल्यू निकाली है उतनी ही अपने कंसिडर कर लेंगे। उसने एसएससी जो वैल्यू बताया है उससे भी कम निकाला है तो उस सिनेरियो में अपने क्या करेंगे? उस सिनेरियो में अपने जितना एसएससी ने डिक्लेयर किया है उतना वैल्यू अपने कंसिडर कर लेंगे। यानी अगर शॉर्ट में बोलूं तो इन एनी सिनेरियो एसएससी के वैल्यू के नीचे नहीं जाएगा और इन एनी सिनेरियो एसडीवी के ऊपर नहीं जाएगा। जो भी रहेगा या तो एसएससी की वैल्यू और एसडीवी इसके बीच में ही रहेगा वो। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन में हमने देखा था इंटेंजिबल एसेट के लिए नील होता है। परचेज जो अगर इंटेंजिबल एसेट है उसका सेल्फ जनरेटेड है तो नील है, परचेज है तो परचेज प्राइस लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ऑफ 1/4/2001 एप्लीकेबल नहीं होता है। शेयर्स के लिए ओरिजिनल शेयर है तो परचेज प्राइस लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है 1/4/2001 का। बोनस शेयर के लिए नील लेते हैं, बट अगर बोनस शेयर को हमने परचेज किया 1/4/2001 के पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 अपने कंसिडर करेंगे। राइट शेयर के लिए हमने क्या देखा? राइट अगर रिनाउंस करता है या सेल्फ लेता है, सेल्फ लेता है तो जो भी पैसा कंपनी को पे किया वही उसका कॉस्ट हो जाएगा।
अगर रिनाउंस करता है तो दो पार्टी, एक सेलर है एक बायर है। बायर के लिए क्या होगा, जितना उसने शेयर होल्डर को दिया वो और कंपनी को जो दिया, दोनों वैल्यू ऐड करके कॉस्ट निकाल लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। सेलर के केस में अपने जितना उसने रिनाउंस किया, मान लो 20 रुपए में रिनाउंस किया, तो पूरा का पूरा 20 रुपया उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं अदर एसेट। अब अदर एसेट में अगर हमने उसको परचेज किया आफ्टर 1/4/2001 तो एक्चुअल कॉस्ट लेना है, बट अगर फोकट का मिला है, रोकड़ा दिया नहीं है हमने, तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर अपने को कंसीडर करना है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। अगर हमने परचेज किया बिफोर 1/4/2001 तो दो प्रॉपर्टी, या तो इमूवेबल या तो अदर्स। अदर में क्या लेंगे अपने, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज हायर। बट अगर फोकट का मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट या 1/4/2001 विच एवर इज हायर लेना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले एचडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, फिर 1 और 2 विच एवर इज हायर। 1 क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट, विच एवर इज हायर। ओके, समझ गया, ये सारी चीजें हमने देखी थी। बस इतना ही पढ़ाई किया था कल, तो बहुत कम पढ़ाई किया। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, चैप्टर 2 बोलो क्लास 2 की तरफ, कैपिटल गेन का पार्ट 2 शुरू करें। कितना टाइम लगा रिवीजन करने में, 5 से 10 मिनट, तो इतना तो तुम लोग रोज दे ही सकते हो। एवरीडे इस तरह करके रिवाइज करके ही आना है, ठीक है। इस स्पीड में रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इस स्पीड में अगर रिवाइज करोगे तो ही तुम 1.5 डेज और सीएमए वाले एक दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। चलो, उनका तो 1 डे भी नहीं होता, 1 डे भी नहीं मिलता है। अब जैसे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हमने पढ़ा, वैसे होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब क्या हो गया, मान लो अगर मैंने घर खरीदा, तो मैंने अगर फर्स्ट फ्लोर बिल्ड कर दिया उस घर पे, तो ये इंप्रूवमेंट हो गया। या हमने सेकंड फ्लोर बिल्ड कर दिया, तो वो इंप्रूवमेंट हो गया। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 1/4/2001 के बाद वाला अपने को लेना है। अगर उसके पहले वाला है तो उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है। सर लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, एकदम सेम। जैसे अपने ऊपर पीरियड ऑफ होल्डिंग पड़े 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करना है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कर देंगे, शॉर्ट टर्म होगा तो इंडेक्स नहीं करेंगे। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर अपने को फ्री में यानी गिफ्ट में मिलता है कुछ भी, तो अपने क्या करते हैं, गिफ्ट में अगर अपने को मिलता है तो अपने प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लेते हैं। अब मान लो एक प्रॉपर्टी है जो कि है मिस्टर ए की। मिस्टर ए ने मेरे को गिफ्ट दिया ये प्रॉपर्टी करंट ईयर में। मिस्टर ए ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था 10,000 और उन्होंने 2,000 का इंप्रूवमेंट करवाया था। तो क्या ये 2,000 का इंप्रूवमेंट भी हम कंसिडर करेंगे क्या अपना कॉस्ट जब निकाल रहे होंगे? सो द आंसर इज यस। जब भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालेंगे तो प्रीवियस ओनर प्लस करेंट ओनर दोनों का अपने को कंसिडर करना है। प्रीवियस टू प्रीवियस वाला आज एग्जांपल करेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ओनर प्लस करेंट ओनर दोनों का अपने को कंसिडर करना है। इंडेक्सेशन कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। 348 करंट ईयर का सीआईआई है, मैक्सिमम केस में यही लगेगा, जब कुछ अलग लगेगा तो वो भी सिखाऊंगा। और उसको अपने डिवाइड करेंगे ईयर ऑफ परचेज से, जिस साल हमने परचेज किया, करेक्ट, जिस साल हमने उस एसेट को परचेज किया उस साल का सीआईआई से अपने डिवाइड करते हैं। अगर 1/4/2001 के पहले का परचेज है तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। अब सबको ही ध्यान देगा, सब कैमरा ऑन करने का ट्राई करना अगर कर सकते हो, बिकॉज फोकस बना रहेगा। और ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बट उसके पहले ये क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स, गो अहेड। इलस्ट्रेशन नंबर 10, स्टडी मटेरियल आईसीआई फाइनल। Mr. C purchased an house property for 1,06,000, 1975. Following expenses are incurred by him by making addition and deletion. फर्स्ट फ्लोर उन्होंने बनाया 3,10,000 का, कब बनाया? 1982 से लेकर 1983। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेकंड फ्लोर का इन्होंने किया 2002 से 2003 में 7,35,000। रिकंस्ट्रक्शन किया प्रॉपर्टी को वापस से 2012-2013 में 5,50,000 में। फेयर value as on 1/4/2001 is 8,50,000. Stamp duty value on the same date is 8,10,000. House property sold by Mr. C 68 lakhs में, and transfer का expenses है 50,000। कुछ नहीं करना, पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, वो तो अपने को लिखना ही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वगैरह वो सब कुछ लिख लो पहले फटाफट, फिगर फिर पुट करना से बाकी रहेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस करेंगे एक्सपेंसेस, आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, लेस करेंगे
तो यहां मेरे को दिख रहा है 1975 की प्रॉपर्टी है, मतलब लॉन्ग टर्म तो आने वाला है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन लेस करेंगे। फिर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे हमने इंप्रूवमेंट तो किया है, एक 1982 में, एक 2002 2003 में। एडजस्टमेंट क्या करना वो बात की बात है, इंडेक्स होगा ये तो कंफर्म है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अपने को लेस करना पड़ेगा। चलो ये तो हमको समझ में आ गया, थोड़ा स्पेस दे देता हूं। अगर ऐसा करेंगे तो अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके फिगर पुट करते हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 68 लैक्स, साफ साफ दिया है 68 लैक्स एंड 50,000 एक्सपेंसेस है। तो 68 लैक्स हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 50,000 हो गया उस पे एक्सपेंसेस, 6750 हो गया उसका नेट सेल कंसिडरेशन। करेक्ट? ओके नेक्स्ट। अब देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, प्रॉपर्टी हमने परचेज किया 1/4/2001 के पहले, ठीक है, 2001 के पहले। तो उसके लिए अपने क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन तुम्हारा 1/4/2001, बट एसडीवी पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने क्या करते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू या एसडीवी विच एवर इज लोअर, और फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, और जो हायर होगा वो अपने कंसिडर करेंगे। तो 8,50,000, 8,10,000, विच एवर इज लोअर, 8,10,000 इज लोअर, 8,10,000 and 1,06,000, विच एवर इज हायर, 8,10,000 इज हायर। तो कॉस्ट क्या आएगी? 8,10,000। एवरीबॉडी सब निकाल पा रहे हो 8,10,000? एवरीबॉडी? यस। तो कॉस्ट हो गई मेरी 8,10,000। करंट ईयर का चल रहा है तो 348 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? तो आप बोलोगे सर 1/4/2001 के पहले वाला है तो 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 8,10,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100। तो अपने को मिला कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन 28,18,800। करेक्ट? सब पहुंच गए यहां तक? ओके। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आप ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो 3 है, 1 2 3। अब हमने क्या पढ़ा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कि अगर 1/4/2001 के पहले का है तो उसको अपने को इग्नोर करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। ये तो बात हो गई पढ़ने की और एडजस्टमेंट की। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन इसका ये है कि जब हम ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू कंपेयर कर ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सारी चीजें वो उसमें कंसीडर कर ली गई हैं, तभी फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की अपने पास आई है। यानी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है फेयर मार्केट वैल्यू में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें फेयर मार्केट वैल्यू तो हमने चूज ही नहीं किया, इसमें तो हमने एसडीवी चूज किया। वो मैटर नहीं करता है। अगर अपने 1/4/2001 के पहले का है तो ऑलवेज अज्यूम करेंगे कि ये इंक्लूडेड है उसमें, ये वाली जो कॉस्ट है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले वाला नहीं लेना। अब बात करते हैं सेकेंड फ्लोर की। सेकेंड फ्लोर का कितना है? 7,35,000, 2002-2003 का। 2002-2003 का CII है 105, 105। तो क्या हो गया? 7,35,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 105। दूसरा क्या 12-13 वाला भी कंसिडर करेंगे? हाँ 12-13 वाला भी कंसिडर करेंगे। 5,50,000 एंड 200 है उसका, तो 5,50,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 200। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को कैपिटल गेन मिल जाएगा। कितना आया आंसर बता दो। आंसर बता दो सीधा। 5,38,200। एवरीबॉडी 5,38,200। सबका आ गया? रिकॉर्डिंग वालों आ गया? हाँ, लाइव वालों जो कैमरा ऑफ करके रिकॉर्डिंग मोड में देख रहे हो, आ गया तुम लोग का? हाँ सर आप ऐसे हम लोग को क्यों बोल रहे हैं? चलो आ जाओ। आकाश, तुम फोन को ऐसे टर्न कर सकते हो और ऑटो रोटेशन ऑफ कर दो तो तुमको फुल स्क्रीन पे दिखेगा। ऑफ कर दो, ऑन कर दो, जो भी तुम्हारे फोन में सिस्टम है।
रोटेशन को ऑन कर दो, ऑफ कर दो, जो भी है, तो फुल स्क्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो डन। अब बढ़ते हैं असली फैक्टर की तरफ, ठीक है, मजा आएगा इसमें। रेडी हो सब कोई? ओके। एनकेवाई ने एमटी को सेल किया है एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग सेल की है। बिल्डिंग इसने परचेज की थी 1/4/1995 में। कॉस्ट है 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 दिया है, एसडीवी दिया हुआ है। एमटी ने इसको खरीदा था 16 लाख रुपए में। इस प्रॉपर्टी को 16 लाख में खरीदा। एमटी ने इस प्रॉपर्टी को पीएस को सेल कर दिया है। एंड जिस दिन सेल किया उस दिन सेलिंग प्राइस है 50 लाख एंड एसडीवी है 57 लाख की। अपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है एमटी का, ठीक है, एनकेवाई का नहीं, एमटी का कैलकुलेट करना है। अब अगर एमटी का कैलकुलेट करना है अपने को, तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस नेट सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। इंडेक्स होगा क्या? देखो कब किया, 2005 में, तो इंडेक्स तो होगा। ओके। अच्छा बता दो तो कितना मंथ्स होता है बिल्डिंग के लिए? पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होता है? वेरी गुड। अब देखो, अगर अपने को एमटी का निकालना है तो अपने को एमटी का सेल देखना पड़ेगा। तो एमटी ने सेल किया, सेलिंग प्राइस इज 50, एसडीवी इज 57। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो एक सेक्शन था जिसको अभी रिवाइज किया, 50C। क्या बोलता है? इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस देन फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी एसडीवी। तो 57 lakhs will be the SDV। एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो 57 lakhs will be the net sale consideration, correct? Now let's talk about the cost। कॉस्ट क्या लेना है बताओ? वाई एसडीवी मोर देन 110% है ना। सेलिंग प्राइस इज 50 लाख, तो 50 का 110 करेंगे 55, तो एसडीवी मोर देन 55, तो एसडीवी ले लिया हमने 57। 12, 12, 12 करेक्ट एवरीबॉडी? मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चों, पीछे क्यों जा रहे हो? गिफ्ट का केस है कि सेल का केस है? पीछे प्रीवियस ओनर में कब जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के केस में, सेल के केस में नहीं जाना है। एक्चुअल कॉस्ट अपने को ऑलरेडी दे रखा है 16 lakhs, तो कॉस्ट क्या होगी? 16 lakhs। पीछे नहीं जाना है, पीछे सिर्फ गिफ्ट वाले केस में जाना है। सर आप हम लोग को कंफ्यूज करते हैं क्या? हाँ, तभी तो दिमाग की बत्ती खुलेगी। 16 lakhs, उसके बाद तो कुछ नहीं है, मक्खन है 348। और ये किस साल का है? ये है तुम्हारा 2005-2006, यानी 117 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 117 से अपने करते हैं एंड विल गेट द आंसर। आंसर बता दो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इतना आ रहा है? हाँ ठीक है, राउंड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कैसे करते क्वेश्चन समझ में आ गया? अननेसेसरी पीछे नहीं जाना है। कब पीछे जाना है? जब गिफ्ट का केस है, तभी प्रीवियस ओनर को लेना है अपने को। चलो अब इस पे कॉन्सेप्ट समझेंगे। एनके वाई ने मेरे को गिफ्ट दिया है, ठीक है, 10 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट दी है मेरे को 1/4/1995 में। अब अगर गिफ्ट दिया तो ऑब्वियसली मेरे लिए कोई कॉस्ट नहीं होगा, मेरे को फोकट में मिला है। मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया पीएस को 1/4/2023 में। सेलिंग प्राइस इज 50 lakhs। अपने को कैपिटल गेन निकालना है एमटी का। ओके, अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से। इजी है, कुछ भी नहीं है। 10 लाख की गिफ्ट मिली 2005 में, उसको मैंने सेल कर दिया 50 लाख में, सिंपल। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बनेगा? 50 lakhs। लेस करेंगे इसमें एक्सपेंसेस, कुछ है नहीं, 50 lakhs नेट सेल कंसिडरेशन। थोड़ा पेन चला लो। अब लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म है ये। अब देखो क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म है, मेरे को कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन गिफ्ट के केस में क्या होता है? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट। प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कितना है? 10 lakhs, तो अपने कॉस्ट ले लेंगे 10 लाख। ले लिया।
यहां अपने मल्टीप्लाई करेंगे 348 और डिवाइड करेंगे। अब है यहां प्रॉब्लम, डिवाइड अपने 2005 से करेंगे या 1995 वाले से करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। अब यहां पे एक इशू अराइज हो जाता है कि डिवाइड करना किससे है। तो अब यहां पे दो चीजें आएंगी, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना सब। यहां से दो पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात बता देते, एक्ट। एक्ट अपने को बोलता है जिस दिन भी एसएससी के पास था वो वाला अपने को कंसीडर करना है। तो अपने 2005 और 2006 को कंसीडर करेंगे, यानी किसको कंसीडर करेंगे, 117 को। तो अपने डिवाइड करेंगे 117 से, तो कितना आएगा, 50 lakhs, सॉरी 10 lakhs इंटू 348 डिवाइडेड बाई 117, एंड इसको माइनस करेंगे 50 lakhs से, तो अपना आ जाएगा 20, 25, 641। एवरीबॉडी, ठीक है, आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अल्टीमेट फिगर आया ये वाला। आ गया सबका, कर लो एक बार, कर लो कर लो कर लो। हमने क्या देखा, जिस दिन एसएससी को मिला उस दिन वाला सीआईआई हमने यूज कर लिया। अब हुआ था एक केस लॉ, एंड ऐसे ये केस लॉ को भी फॉलो करता है। केस लॉ का नाम है मंजुला जे शाह का केस लॉ, ठीक है। अब इसमें बोला गया ना कि जो सीआईआई लेना है ना, वो प्रीवियस ओनर का लेना है। सीआईआई किसका लेना है, प्रीवियस ओनर का लेना है। यानी कि ये यहां तक तो फिगर सेम होगा, नेट सेल कंसिडरेशन तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो 50 लाख से 50 lakhs ही होगा अपने को, ठीक है। ये वाला पेन दिख रहा है ना तुम लोग को स्क्रीन पे, लाइट नहीं है ना ज्यादा, तो डार्क कलर लेता हूं। अब अपने को लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। कॉस्ट तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हमने जैसे पढ़ा वो वैसे ही कैलकुलेट होता है। 10 लाख की कॉस्ट थी, 10 लाख हमने ले लिया। करेंट ईयर में 348 है, 348 अपने को लेना है। अब मंजूला जे शाह क्या बोलता है कि प्रीवियस ओनर, गिफ्ट और विल के केस में प्रीवियस ओनर का सीआईआई लेना है अपने को। अब प्रीवियस ओनर का सीआईआई अगर लेने जाते हैं तो ये 1995 है, एंड एनीथिंग विच इज बियॉन्ड प्रीवियस टू 1/4/2001 उसका सीआईआई क्या होता है, 10, 100। तो यहां पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। तो 10 lakhs इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100, माइनस किया इसमें 50 lakhs। आंसर बता दो जल्दी से, 15,20,000। एवरीबडी, ओके। सर ये तो आप बता दिए, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में दोनों करना है। हाँ जी, एग्जाम में दोनों करना है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे वो। पहले एक्ट से करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऑल्टरनेटिवली, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस ये वाला ऑल्टरनेटिवली निकाल के आ जाएंगे। ऑल्टरनेटली बस इतना नॉन टर्म कैपिटल गेन आएगा, इतना कैलकुलेट करके उनको दिखा देंगे। ओके, हाँ लॉजिकली भी देख सकते हैं, बट जो एक्ट का इंटरप्रिटेशन है वो है फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी का, एंड जो मंजुला जेशा का वो बोलता है पीछे वाले, और पीछे जाना होगा अपने को। सर 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 मजा नहीं आया, सर सर मजा नहीं आया, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ये एग्जाम्पल। अरे ये एग्जाम्पल क्यों, नया एग्जाम्पल करेंगे, चलो। एनके वाई ने गिफ्ट दिया एमटी को 1/4/2005 में। एमटी ने इसको सेल कर दिया पीएस को, सेलिंग प्राइस इज 50 lakhs, एसडीवी इज 56 lakhs सेल वाले दिन। ओ एक्चुअल कॉस्ट इज 10 lakhs एंड एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 इज 12 lakhs। और ये अपने को सीआईआई दिया, इट्स ऑल योर्स, दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स, गो अहेड कंप्लीट इट। अच्छा, इसमें मंजुला जैसा आएगा, आएगा जब भी प्रीवियस ओनर का केस होगा गिफ्ट और विल के केस में, सिर्फ और गिफ्ट और विल के केस में, तभी मंजुला जैसा को हिट करना है। पहले एक्ट से निकालो और फिर मंजुला से निकालो, साइड बाय साइड करना तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा।
एक बार सब अपना कैलकुलेटर दिखाओ तो, लिख रहे हो? हाँ शाबाश एवरीबॉडी। बाकी लोग? बैठना नहीं है क्लास में, बैठने नहीं आए हम लोग। हाँ हाँ, वेरी गुड। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया। हाँ, नाइस, गुड। हो गया? आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या? सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? ट्राई करूं? चल एक बार ट्राई करते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का खेल है। वो तो इजी है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो मक्खन है। ये क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक है ही नहीं। प्रॉब्लम यही है कि इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है। करो करो करो, आराम से करो। कोई हड़बड़ी नहीं, आज यही करना है अपने को। 14.24 इज द कॉमन आंसर जो आई एम गेटिंग फॉर मंजुला। ओके, हो गया आशीष? दीपांजन হয়ে গেছে? ভালো। चल एक बार ये आंसर देखे, ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर किस किस का आ रहा है? आ गया? आ गया? वेदश्री नहीं आया। वेदश्री, वेदाश्री, वेदाश्री नहीं आया। ठीक है, अभी करता हूँ सॉल्व इसको। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ गया, आ गया, आ गया। चल दिखाता हूँ, आ जाओ। इजी। एक्ट मंजुला दीदी। अब सिंपल है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, एक्सपेंसेस लेस करने हैं, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। सर आप एक्सपेंसेस हमेशा लिखते क्यों हैं? तुम लोग भी लिखा करो, बहुत हेल्प मिलेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन एंड अपना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? 50C लगेगा। 50C में क्या होता है? सेलिंग प्राइस या एसडीवी। अगर एसडीवी 110% से ज्यादा है तो, अगर जैसे अपना सेलिंग प्राइस इज 50, इसका 110 कितना हो गया? 55। क्या 55 से ज्यादा है एसडीवी? द आंसर इज यस। तो अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? एसडीवी लेना है। तो ये तो अपना सही है, 56 लाख। इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं है, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा मेरा 56 लाख का। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। गिफ्ट है तो गिफ्ट है तो पीछे प्रीवियस ओनर का लेना है। अब प्रीवियस ओनर में क्या लेना है? एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर, 12 लाख। तो ये क्या हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन क्या हो गया? 12 लाख। मल्टीप्लाई तो 348 से होगा। इसमें तो यहां तक तो एकदम सबका राइट होना चाहिए, यहां तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए कायदे से। अब देखो, एक्ट बोलता है फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, तो एसएससी को पहली पहली बार ये गिफ्ट 2005 में मिला है। तो 2005 में मिला है मतलब 117 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे 117 से। तो कितना हुआ? 12 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 117 माइनस किया 56 लाख। मेरा तो आंसर आ गया 20 लाख 30। सर एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं क्या? आधा बीच में छोड़ के सीधा लास्ट वाला आंसर लिखने का। हाँ तो फिर वो भी मार्क्स आधा बीच में छोड़ के दे देंगे, बीच वाला छोड़ के सीधा लास्ट वाला ही देंगे मार्क्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे 56 लाख तो अपने को ऑलरेडी पता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन के केस में 12 लाख इज द कॉस्ट, ये ऑलरेडी निकला हुआ है। 348 होने ही वाला है। अब मंजुला क्या बोलती है? पिछले वाले ओनर का जाके सीआईआई लेना है। अब ये 1995 का केस है, मतलब अपने को क्या लेना है?
100, 100। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 lakhs इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या? 56 lakhs। अभी भी डाउट है किसी को? अब इजी, अब किसी को कोई डाउट नहीं है? हो गया सॉल्व? वेदश्री क्लियर? देखो, जब भी क्वेश्चन करो तो थोड़ा स्लो हो जाने का, ठीक है? अभी अपना जो टारगेट है वो है समझना, स्पीड अपना टारगेट नहीं है। अभी स्पीड को अपने बाद में टैकल करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले। तो एकदम हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, अपने आप से बोलते बोलते, अपने आप को बोलते बोलते सॉल्व करोगे तो लर्न भी हो जाएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है? चलो ये लो, दिस इज ऑल योर्स। एनकेवाई ने गिफ्ट दिया है पीएस को 1/4/2004 में, कॉस्ट इज 10 lakhs। पीएस ने सेल कर दिया एमटी को ऑन 1/4/2023, सेलिंग प्राइस इज 60, एसडीवी 62 एंड ये सारी चीजें अपने को दी है, सीआईआई वगैरह अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका आंसर कोशिश करना कि राइट निकाल सको, बिकॉज निकाल लोगे अगर कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई करोगे। विपुल, एवरीबॉडी, सबको ही ट्राई करो। ये नहीं कि सर हम थोड़ा पीछे रह गए, हमसे भी फिर कैचअप नहीं हो पाया, नहीं नहीं, तुम कोशिश करो, होगा कैचअप, ट्राई करो। हाँ, 2023 में सेल किया है। जो भी सेलिंग है सब करेंट ईयर का है, ठीक है? बस इतना समझो। ओके। पहली चीज, फर्स्ट थिंग टू लर्न, कभी भी जब तक करोड़ में बात नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन को पूरा 0 0 लगा के सॉल्व करोगे, ऑलवेज। डीटी में, आईडीटी में, दोनों के लिए ये एकदम कीवर्ड है। कभी भी किसी क्वेश्चन को तुम पॉइंट्स में सॉल्व नहीं करोगे, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ही फिगर है वो, तो तब पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। अदरवाइज लाख 10 लाख तक है तो 0 0 में यूज करना है, तो गलतियां नहीं होंगी कभी भी क्वेश्चन में। सर अब हम लोग को आंसर बता दीजिए, बस हम लोग को आंसर अब देखना है, बस आंसर हम लोग को दिखा दीजिए कैसे भी करके, ठीक है? तो क्या तुम लोग का आंसर ये आ रहा है क्या? कितनों का आंसर मैच हो गया? 29, 20, 341, 30, 25। ओके दीप्ति, नहीं हुआ, करवाता हूँ, डोंट वरी, करवाते हैं पहले। देवांजन, देवांजन तुम क्वेश्चन किया भी है, सॉल्व किया है? कॉपी दिखाओ। हाँ, ठीक है। सर हम लोग का पूरा फीलिंग आ रहा है क्लास 12 वाला। एक्ट मंजुला। सर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है किसके में पीछे जाना है, किसके में पीछे नहीं जाना है। तो मंजुला में पीछे जाना है, उसके अलावा में पीछे नहीं जाना है, एक्ट में पीछे नहीं जाना है, सिर्फ मंजुला में ही पीछे जाना है अपने को। सबसे पहले देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 50C अप्लाई तो करेंगे, बट 50C जैसे अप्लाई करेंगे अपने को पता चला एसडीवी इज नॉट मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, बिकॉज कितना होता है 66, तो एसडीवी इज लेस देन 110%। तो क्या हो जाएगा? 60 विल बी आवर सेलिंग प्राइस। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 60 lakhs। एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 60 lakhs का। लेस करना है अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन की तरफ हम आगे। गिफ्ट का केस है, हाँ जी सर गिफ्ट का केस है।
प्रीवियस ओनर का लेना है 10 लाख लेना है, तो हमने किया 10 लाख, मल्टीप्लाई किया हमने 348, डिवाइड किसे किया, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 2005 को, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, तो 2005 में एसएससी ने हेल्ड किया, यानी 117 से 117, बस फिर सॉल्व करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, तो 10 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 117 लैक्स, तो आ गया अपना 30, 25, 641, एवरीबडी गॉट इट। नाउ यहाँ पे भी सेम है, 60 lakhs इज द नेट सेल कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना होने वाला है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन वही सेम है, कितना 10 लाख, मल्टीप्लाई किया 348। अब डिवाइड की बात करते हैं, तो मंजुला क्या बोलती है, पीछे जाना पड़ेगा, प्रीवियस ओनर का लेना है। प्रीवियस ओनर ने कब परचेज किया था, 1/4/2004, 2004, एंड 2004 का सीआईआई क्या है, 113, तो बहुत ने 100 ले लिया होगा, हर बार 100 आ रहा है, वो तो 100 नहीं होगा ना, प्रीवियस ओनर का जहां पे होगा वो वाला लेना है, तो 113 लेना है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना आ जाएगा 29, 20, 354, एवरीबॉडी गॉट इट, नाउ क्लियर। मक्खन 100 लिया तो मोए मोए हो गया। चलो, बड़ा क्लोज प्रीवियस ईयर था, तभी तो ऐसा ही तो वो देंगे, तो इजी थोड़ी देंगे एग्जाम में। चलो, अब आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं लगेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में सब कुछ है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो अभी तक हमने पढ़े। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो खत्म कॉन्सेप्ट, ओवर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन में फिर तुमको कभी कोई नहीं कंफ्यूज कर पाएगा। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करो, लिख लिख के करो, बोल बोल के करो। क्या बात है, ऑलमोस्ट आंसर सेम आ रहा है, समझ में आ गया क्या वो कॉन्सेप्ट। एमटी स्टूडेंट्स। सर आप हम लोग को एक बार कंफ्यूज कर सकते हैं, बार बार आप हम लोग को कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, एक बार हम लोग कंफ्यूज हो गए अब नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है, तो आंसर है ये 15,24,000, 21,30,769, एवरीबॉडी गॉट इट, सबका आ गया। सॉल्व करूं, करूं क्या सॉल्व, ठीक है चलो एक बार ही कर लेते हैं, सर नहीं 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 मत करिए, नो सर नो सर नो सर, रिकॉर्डिंग वालों सॉल्व नहीं होगा, आंसर यही है, तुम लोग देख लो कैसे आया, ठीक है। सबका हो गया यहाँ पे, मत करो, फाइनल, लास्ट, ठीक है। अब एम्प्टी
गिफ्ट देगा, एमटी गिफ्ट बहुत ले लिया। एमटी ने गिफ्ट दिया है पीएस को, पीएस ने गिफ्ट दिया एनकेवाई को, गिफ्ट नहीं दिया, सेल किया है, ठीक है। एमटी ने जब गिफ्ट दिया पीएस को तो उसकी कॉस्ट थी 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी किया था एमटी ने 2 लाख का। कब? 2004 में। 2005 में इसने गिफ्ट दिया पीएस को, पीएस ने 2016 में इसमें इंप्रूवमेंट करवाया 6 लाख का, और फिर इसको सेल कर दिया एनकेवाई को, सेलिंग प्राइस 60 था, एसडीवी 62 था। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये वाला तो लेना ही है बिकॉज ये पीएस का है, करंट ओनर का तो लेना ही होता है। क्या प्रीवियस ओनर का भी अपने को लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस, प्रीवियस ओनर का भी लेते हैं, करंट ओनर का भी, प्रीवियस ओनर का भी, दोनों का लेना है। दोनों दो, एक का 2004 है, एक का 2016 है, तो दोनों का पीरियड मोर देन 24 है, हाँ मोर देन 24 है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। तो इंडेक्स करना है, हाँ इंडेक्स करना है, तो गो अहेड। इंतजार क्या कर रहे हो, पहले ये कर लो, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख लो पहले, फिर मैं जूम कर दूंगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल लो पहले, 60, 62, 110% से ज्यादा नहीं है तो 60 हो जाएगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 60। तो इजी है, मक्खन है। लो अब देखो, अभी स्टार्ट करो। सूरज लैपटॉप में क्लास व्यू करो, आग खराब हो जाएगा नहीं तो। छोटा छोटा दिख रहा होगा फोन में। इजी इजी है, ज्यादा ज्यादा इसमें ट्रिक दिमाग नहीं लगाना, इसमें ज्यादा नॉर्मली सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा। ओवर दिमाग लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। आंसर आया, आंसर आना शुरू हो गया है, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करो। अच्छा पहली बात तो, दो आंसर आएगा कि एक आंसर आएगा? दो आंसर आएगा, हाँ एक नहीं। बाकी लोग कैमरा ऑन करो, तुम लोग कर रहे हो कि सो गए हो आज? कि आज मस्त क्वेश्चन हो रहा है, सो जाते हैं, फिर आराम से उठ के रिकॉर्डिंग में देख लेंगे आंसर सीधा। हाँ अब सॉल्व करो सब। आई डीटी में तो सब कैमरा ऑन कर लेते हैं, डीटी में नहीं करते हैं। हाँ चलो, आ गया आंसर सबका, करेक्टेड भी कर दिया। 15,13,000। देवांजन हो गया? चलो देखिए एक बारी, ये आंसर आ रहा है क्या? नहीं, थोड़ा अलग आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं। नो, नो, नो। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या है इसका आंसर। सबसे पहले अपने को लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करना है एक्सपेंसेस, तो अपने को मिल जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद अपने को लेना है कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। उसके बाद अपने को लेना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस नहीं करते हैं, पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं, अभी दिखाता हूँ, मजा आएगा। दो बार इंडेक्स होगा बिकॉज दो बार अपने इंप्रूव किए, तो दो बार इंडेक्सेशन अपने को करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? नॉट मोर देन 110%, तो सेलिंग प्राइस है वही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, दैट इज
60 lakhs। एक्सपेंसेस हमने माइनस किया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 60 lakhs का। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पहले अपने कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले करंट वाले का ले लेते हैं, 6 लाख का है, 2016 में इसने किया है, तो 6 लाख, तो अपने करेंगे कितना, 6 lakhs इंटू 348 डिवाइडेड बाई 2016 में किया, तो 16-17 के लिए कितना CII है, 264, तो हमने कर दिया 264। सिमिलरली अब इस वाले का भी कर लेते हैं, इसका कितना है, 2 लाख रुपए इसने इंप्रूवमेंट पे दिया है, तो ये भी इंक्लूड करते हैं, हाँ प्रीवियस ओनर का भी इंक्लूड करते हैं गिफ्ट वाले केस में, ठीक है, सिर्फ गिफ्ट वाले केस में। तो 2 लाख इंटू 348 डिवाइड किससे करेंगे इसको अपने, इसको अपने डिवाइड करेंगे 2004-5 का है, तो 113 से डिवाइड करेंगे, 113 से। 113 2004 का प्रॉपर्टी है ना, 2004 में इंप्रूव ही किया, मान एज्यूम कर रहे हैं, तो 5 का 113 से डिवाइड करेंगे, तो हमने डिवाइड किया इसको 113 से। यहां तक अभी तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं यहां तक, तो कर लेते हैं फटाफट कैलकुलेट। 6 lakhs इंटू 348 डिवाइडेड बाई 264, फिर आ गया अपना 2 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 113 आ गया यहाँ पे, टोटल किया 60 lakhs, 4593 162 या 161 जो भी, ठीक है 162। अब देखो ध्यान से, पहले मैंने इसको क्यों माइनस किया, बिकॉज एक्ट और मंजूला में जो ओनली थिंग्स दैट चेंजेस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इंप्रूवमेंट तो सेम ही रहता है, तो 2 बार क्यों कैलकुलेट करना, मगजमारी 2 बार क्यों करना, एक बार ही कर लिया। अब यहां से प्रोसीड कर सकते हैं, एक्ट मंजूला दोनों के लिए। अब यहाँ पे अपने कॉमन पॉइंट पे आ गए, ये तो सेम ही रहने वाला है दोनों ही सिनेरियो में, जिनको नहीं समझ आया वो अलग अलग करके कर लेना, फिर मैथ वाइज तुम देखोगे तो सेम है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये। अब लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। एक्ट वाले के लिए क्या करना है, तो कॉस्ट क्या लेते हैं, प्रीवियस ओनर का कितना है 10 लाख, तो कॉस्ट कितना लेंगे 10 लाख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 348 से, डिवाइड करेंगे अपने फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी यानी 2005, यानी किससे डिवाइड करेंगे 117 से, 117 से डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं 117 से, तो आ गया 10 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 117, 45 93 162। ऐसा प्रेजेंटेशन अगर करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, प्रोवाइडेड हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, तुमको फुल मतलब पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ये तो शॉर्ट में है सब कुछ, प्रॉपरली ऐसे लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड वर्किंग नोट्स भी अपने लिखेंगे, अभी तो इसमें पहले समझ रहे कॉन्सेप्ट, ये हो गया। अब मेरे को बता दो इसके लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या होगा, वही सेम होगा, पहले तो 10 लाख होगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 348 से, डिवाइड करेंगे उसको प्रीवियस ओनर का CII से, प्रीवियस ओनर का CII क्या है 2004 2005, यानी 113 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 113 से, तो हम डिवाइड करेंगे 113 से, दैट्स इट। आगे अपना लॉन्ग टर्म क्या पड़ेगा, 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 113, माइनस किया इसमें 45 93 162 वाया अपना 15 13 1 515 515, एवरीबॉडी यही लिखा था मैंने यहाँ पे, हाँ आ गया सबका क्लियर। आशीष कहाँ अटका था, अटक गया था कहीं पे, नहीं बाकी लोग एवरीबॉडी दिमाग की बत्ती खुली, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। कोमल, मैं मंजुला पे क्लियर है सर, हाँ खुल गया। कोमल कोई डाउट है क्या, गॉट इट सर, एक्ट का गलत हो गया था, ओके ठीक है, यस डाउट है, ओके डाउट है ना, बोलो माइक ऑन करो। नो सर क्लियर है, ठीक है ओके, मजा आ गया।
अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 100% अपना कंप्लीट हो गया। अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, तुम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसा होगा ही नहीं कि तुमसे वो क्वेश्चन अब बनेगा ही नहीं, बिकॉज हमने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर लिए हैं इसके थ्रू। ठीक है, और एक चीज हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखी, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन को ही अगर इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट सिर्फ गिफ्ट और विल के केस में आएगी, सिर्फ गिफ्ट और विल के केस में। ओके, गॉट इट, क्लियर एवरीबॉडी? आगे मूव ऑन करें। यहाँ पे अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लोज होता है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, ये भी अपना खत्म हो जाता है। अपना कैपिटल एसेट का डेफिनेशन खत्म हो जाता है, एंड उसके साथ अपना और क्या खत्म हो जाता है, पूरा फॉर्मूला भी अपना कंप्लीट हो जाता है। एंड फॉर्मूला में अपने क्या क्या कवर अप कर लिया और क्या क्या कवर अप करना बाकी है वो भी चलो देख लेते हैं। फॉर्मूला मतलब ये हो गया, ये हो गया। एक्सपेंस में भी ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सेप्ट एसटीटी, एसटीटी छोड़ के सारे एक्सपेंसेस अलाउड है। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, इंडेक्स कर दिया हमने उसको, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हमने उसमें लगा दिया। अब या तो लॉन्ग टर्म गेन आएगा या तो शॉर्ट टर्म गेन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पशन को भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब लॉन्ग टर्म गेन होगा तो उसका रेट अलग है, शॉर्ट टर्म गेन होगा उसका रेट अलग है। तो अपने को अब रेट लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना पड़ेगा? रेट। तो चलो रेट की तरफ, कितने है रेट, ये रहा कैपिटल गेन का टैक्स रेट। ये ऑलरेडी शेयर कर दिया था ग्रुप में, ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो बाद में कर लेना, जब एलएमएस आ जाएगा तो साथ में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, एवरीबॉडी फोकस ओवर हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आएगा, एमसीक्यू के भी 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, और एक पीछे अपना क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में भी आने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पूरा फोकस देना। एंड रियल लाइफ में तो ये तुमको ऑलवेज नीड में लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ सब सामने, कहाँ चले गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैमरा ऑन करो, चलो 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 चलो, स्टार्ट। 2 प्रकार के गेन होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म एसेट पे होता है, शॉर्ट टर्म एसेट पे होता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, 12, 24, 36। ठीक है, अब मान लो लॉन्ग टर्म एसेट है, उस पर अपने को लॉन्ग टर्म गेन होता है। लॉन्ग टर्म गेन होता है तो उस पर 2 प्रकार का होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। 112 पे 112, क्या 112 पे 112, 112 ए सबसे पहले अपने देखते हैं। 112 ये बोलता है लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स और यूलिप। क्या, सॉरी, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट और यूलिप। इन 4 चीजों में अगर अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम लोग 112 ए अप्लाई करते हैं। 112 ए में रेट क्या दिया हुआ है, तुमको जितना भी कैपिटल गेन हुआ उसमें से 1 लाख माइनस कर देना, रिमेनिंग जो बचेगा उस पर 10%, यानी 10% लगेगा एलटीसीजी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, यानी 1 लाख पहले माइनस करेंगे, फिर जितना बचेगा उसका 10% विल बी योर टैक्स रेट। कंडीशन क्या है, एसटीटी पेड हो जाना चाहिए। इक्विटी शेयर में परचेज एंड सेल दोनों बार में, और अदर देन इक्विटी वाला केस है तो सिर्फ सेल के टाइम पे भी एसटीटी पे होगा तो भी चलेगा। तो एसटीटी पेड इज द मेजर कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमको स्ट्रेट अवे कॉस्ट माइनस करनी है, जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर 1 लाख माइनस करके 10% का टैक्स रेट निकाल लेना, टैक्स लगा के निकाल लेना। 87A का एक रिबेट होता है, वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। 6A यानी डिडक्शन अंडर 6A, एटीसी एटीडी वगैरह ये सब कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अभी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो अपना ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है 115 बीएसी, अब वो कंपलसरी हो गया है, और जो पहले डिफॉल्ट था वो ऑप्शनल हो गया। बट अभी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी अपने डिफॉल्ट जो अपना ऑप्शनल हो गया, अभी उसी को ही अपने मेन मान के चलेंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2.5 लाख रुपए। तो जो 2.5 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन है कि 2.5 लाख तो कमाओगे तो फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये वाला बेनिफिट 112A को अवेलेबल
नहीं होता है। ये आधा सच है। क्या है? आधा सच, ये पूरा सच नहीं है। तो हमने सिंपल सी चीज देखी, 112 किस में लगता है? लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूलिप। मेरे साथ लर्न कर लो, लर्न करना है इसको। 1 लाख के ऊपर 10% से लगेगा। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, 6 से नहीं मिलेगा, तुमको 87A नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं मिलेगी। बट ये आधा सच है, पूरा सच थोड़ी देर में समझेंगे। और कंडीशन क्या है? एसटीटी पेड होना चाहिए। इक्विटी शेयर के केस में परचेज एंड सेल दोनों टाइम, अदर के केस में सिर्फ और सिर्फ सेल के टाइम। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ब्रीच कर दोगे तो 112 में तुम नहीं आओगे। अब बात करते हैं 112 की। तो दो होते हैं एलटीसीजी के लिए, 112, 112A। 112A फॉर इक्विटी शेयर एंड ऑल, एंड 112 आप किसके लिए होता है? अब 112 में दो तरह के एसेट्स हैं। एक हो गया तुम्हारा लिस्टेड सिक्योरिटीज और जेडसीबी। आए, लिस्टेड सिक्योरिटी तो अभी कवर्ड था यहाँ पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर। ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है। ये क्या है? लिस्टेड सिक्योरिटीज। इसमें शेयर भी कवर्ड होता है, बट अदर देन 112A वाला। यानी हो सकता है मान लो एसटीटी तुमने पे नहीं किया, तो तुम 112A में तो नहीं जा सकते हो ना, फिर तुमको 112 में आना पड़ेगा। ये उस वाले शेयर की बात कर रहा है। एंड सिक्योरिटीज मतलब तो वही डिबेंचर वगैरह वो सब की बात कर रहा है ये। तो 112 में दो प्रकार का है, एक लिस्टेड सिक्योरिटीज और जेडसीबी, एंड अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लिस्टेड सिक्योरिटी एंड जेडसीबी को एक ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया? बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। ऑप्शन ये है कि या तो इंडेक्सेशन ले लो या तो मत लो। अगर इंडेक्सेशन नहीं लोगे, यानी तुमने कम कॉस्ट दिखाई है, तो उस सिनेरियो में तुमको टैक्स रेट सिर्फ 10% का लगेगा। अगर तुम इंडेक्सेशन लेते हो, मतलब तुमने कॉस्ट ज्यादा दिखाई है, तो तुमको 20% का टैक्स रेट लगेगा। तो अपने को एग्जाम में क्या करना होगा? दोनों से कैलकुलेट करके विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन। लर्न कैसे करेंगे? अगर इंडेक्स करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा होती है, कॉस्ट ज्यादा है तो अपने, इंडेक्स करते हैं तो कॉस्ट अपनी ज्यादा होती है, गेन कम होता है। अगर गेन कम होता है तो 20%। अगर इंडेक्स नहीं करते हैं तो कॉस्ट कम होती है, गेन ज्यादा होता है, तो 10% का रेट लगाएंगे, ताकि उसको अपने एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। तो एग्जाम में क्या करना है? विच एवर इज लोअर कैलकुलेट करके वो अपने को दे देना है। दूसरा, इसके अलावा बाकी जो भी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और कोई भी एसेट है जो लॉन्ग टर्म में अपना जा रहा है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, तो वो सारी चीजें 20% विथ इंडेक्सेशन है। 20% विथ इंडेक्सेशन है, उसमें कोई भी विदाउट वाला फंडा नहीं है। कंडीशन क्या है? इंडेक्सेशन मिलेगा, हाँ जैसे ऊपर पड़ा उस हिसाब से मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, 87A मिलता है। 112A को 87A नहीं मिलता है, 112 को 87A मिलता है। 6 से नॉट एप्लीकेबल, बेसिक एग्जामिशन लिमिट नॉट एप्लीकेबल, आधा सच है, पूरी सच थोड़ी देर में देखेंगे। ये तो बात रही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। ओके, हाँ वेरी गुड लावी। अगर एसटीटी पे नहीं हुआ तो 112 में आ जाएगा, वो 112 में आ जाएगा। दो सेक्शन है, मुंह जबानी लर्न होना चाहिए, मुंह जबानी। ठीक है, तो एवरीबॉडी फोकस ओवर हियर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है? 112 है, 112। 112 है किसके लिए? लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट और यूलिप के लिए। कितना? 1 लाख के ऊपर जितना है उस पर 10% लगेगा। एसटीटी पेड हो जाना चाहिए, परचेज एंड सेल दोनों टाइम पे, और अदर्स के केस में ओनली सेल के टाइम पे। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, 87A नहीं मिलेगा, 6A नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, आधा सच है। 112 में दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो लिस्टेड सिक्योरिटीज है अदर देन 112A वाला, और जेडसीबी है। इसके लिए ऑप्शन है 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विथ इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर अपने को कंसिडर करना है। बाकी सारे एसेट्स के लिए 20% विथ इंडेक्सेशन फिक्स्ड है, लोअर फोअर कुछ नहीं। कंडीशन क्या है? इंडेक्सेशन जैसे ऊपर पड़ा उस हिसाब से मिलेगा। 87A अवेलेबल होता है, 6 से नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, आधा सच है। एवरीबडी क्लियर विथ इट? एक बार क्विक रीडिंग मार लो, चलो रीड कर लो इसको। यही खत्म करना है अपने को, घर नहीं लेके जाना है।
लर्न करने का एक मस्त मेथड बताऊं, स्क्रिबल मेथड बोलते हैं उसको। आ गया तो दिखाई देता हूँ। हाँ, मेंटली भी कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कैपिटल गेन ऐसे लिख लिख के रफली में कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म के लिए दो सेक्शन है, 112A, 112। 112A क्या बोलता है, 1 लाख के ऊपर जितना भी है उस पे अपना लगेगा 10% का रेट। 112 क्या बोलता है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया लिस्टेड सिक्योरिटीज, एक हो गया तुम्हारा ZCB। इनके पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है, या तो तुम विदाउट इंडेक्सेशन यानी इंडेक्सेशन मत लो तो हम तुमको 20% का रेट लगा देंगे, और अगर इंडेक्सेशन लेते हो तो तुमको, विदाउट इंडेक्सेशन है तो 10% का रेट लगा देंगे, और विथ इंडेक्सेशन है तो 20% का रेट चार्ज कर देंगे। ठीक है, हो गया। और अदर के लिए 20% विथ इंडेक्सेशन फिक्स है। ओके, 87A इसमें मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे नहीं मिलता है। हो गया, खत्म हो गया रिवीजन, सिंपल। ठीक है, अब अगर अपने को समझ आ गया है तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। एवरीबॉडी आ जाओ। नहीं, इस वाले को नहीं करते, इसको करते हैं पहले। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन दिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन दिया, अपने को कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन दिया हुआ है। तो बिल्डिंग के लिए अपने क्या करेंगे, तो सर अपने बिल्डिंग के लिए काम करेंगे। बिल्डिंग सबसे पहली बात बता दो कौन से उसमें फॉल करेगा, कौन से सेक्शन नंबर पे फॉल करेगा बिल्डिंग। 112। यहां पे क्या कंपैरिजन करेंगे क्या, विच एवर इज लोअर वाला बिल्डिंग में? नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटी और ZCB में होता है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा। यानी इंडेक्सेशन मिलेगा क्या, इंडेक्सेशन ले सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, 40 लैक्स माइनस 30 लैक्स दैट इज 10 लैक्स। LTCG टैक्स कितना बनेगा बता दो? 20, 20%, 20,000, 20%। ठीक है, 1 लाख माइनस करके 10%, वो तो 112A है, ये तो 112 की बात चल रही है। चलो अब ये वाला बताओ, एक्स लिमिटेड शेयर्स अदर देन 112A वाला है। अदर देन 112A वाला है मतलब फिर ये कौन सा है, 112 वाला। अब इसमें अपने को विच एवर इज लोअर कंसिडर करना है क्या, करना है। तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा किसमें कम आता है। पहले बात करते हैं, अगर अपने इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्स करेंगे तो कितना आएगा, 8 लैक्स माइनस 5 लैक्स दैट इज 3 लैक्स। 3 लैक्स अगर इंडेक्स किया मतलब 20% टैक्स लेना पड़ेगा, तो टैक्स कितना बनेगा, 60,000 का टैक्स बनेगा। और अगर इंडेक्सेशन नहीं लेते हैं तो अपने को फिर क्या माइनस करना पड़ेगा, 8 लाख माइनस 3 लैक्स। इंडेक्सेशन नहीं ले रहे, नॉर्मल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। तो 8 माइनस 3 क्या, तो आया 5 लैक्स, इसका अपने को मिलेगा 10%, तो आया 50,000। तो 50,000 और 60,000 विच एवर इज लेस, तो 50,000 इज लेस। तो यहाँ पे क्या एसएससी को इंडेक्सेशन लेना चाहिए, द आंसर इज नो। यहाँ पे अगर वो इंडेक्सेशन नहीं लेगा तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आंसर रब कर ले रहा हूं, एक बार इसको घर पे वापस से ट्राई करना सब। ठीक है, घर पे इसको ट्राई करना। सर ऊपर 2 लाख आएगा, हाँ तो 2 लाख आएगा, 2 लाख ले लेते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख। ठीक है, ओके। अब इसको एक बारी घर पे वापस से ट्राई करना जब ये LMS दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 112A की। 112 में क्या होता था ना, पहले पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ना टैक्स लगता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 2018 से अपने को ना ये कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर पे टैक्स लगना शुरू हो गया। अब जैसे ये टैक्स लगना शुरू हो गया तो सबको एकदम हड़बड़ा गया और चिल्ला चिल्ली करने लगे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे आप क्यों टैक्स लगा रहे हो, सडनली आप क्यों टैक्स लगा सकते हो, हम लोग तो पूरा प्लान करके बैठे हुए थे कि आप टैक्स नहीं लगाओगे, ये वो हेन तेन। तो गवर्नमेंट बोलती है, अरे यार तुमको 1 लाख रुपीज तो माइनस करने दे रहे हैं ना, उसके अलावा 10% टैक्स लगा रहे। बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले तो 0 ही लगता था,
तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करते, अगर आपने अपना शेयर को परचेज किया है 31 जनवरी 2018 से या उसके पहले, यानी 1 फरवरी 2018 के पहले अगर आपने शेयर को परचेज कर रखा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर को आपने परचेज कर रखा है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है ना, वो हम बताएंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, तुमको ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नहीं करना है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन का प्रोविजन है, हम इंसर्ट करते, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉस्ट एकदम जेन्युइन आएगा, हाई आएगा, तो तुमको कम कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब ये जो प्रोविजन है ये सारे शेयर्स पे नहीं लगता है, ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे लगता है जिनको हमने परचेज किया है 1 फरवरी 2018 के पहले, यानी अप टू 31 जनवरी 2018। ये डेट लर्न करना है, लर्न करना है, अभी रिसेंटली इस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सर वो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैसे निकलेगा, तो आ जाओ फटाफट, पेज नंबर है अपना 82 नंबर पेज पे। सर हमारा बुक नहीं है, कोई बात नहीं, इधर देखो दिखा दो। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकलेगा हायर ऑफ 1 और 2। 1 क्या हो गया, जो भी एक्चुअल कॉस्ट तुमने शेयर के लिए लिया पहले वो कंसीडर कर लो। 2 क्या हो गया, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, 31 जनवरी 2018। क्या लेना है, 31 जनवरी 2018, और उसको कंपेयर करना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। ओ माय गॉड, मतलब सेलिंग प्राइस से। हाँ, मतलब कॉस्ट में सेलिंग प्राइस भी आ सकता है, अगर फॉर्मूला में फिट होगा तो बिल्कुल आ सकता है। ऐसा क्यों किया गया, मान लो अगर सेलिंग प्राइस आ जाती तो नील हो जाएगा, नील हो जाएगा तो टैक्स नहीं देना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन को इंसर्ट किया कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हम बताएंगे कैसे निकालना है, अगर तुम्हारा शेयर 31 जनवरी 2018 या उसके पहले का है। कैसे निकलेगा, एक्चुअल कॉस्ट 1, सेकंड में लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 31 2018 या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर। अब ये दोनों को फिर हायर अपने को कंसिडर करना। ना अपने को एक्चुअल कॉस्ट तो दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो अपने को पता है कैसे निकलता है, अपने पढ़ के आए हैं, शेयर का एक्चुअल कॉस्ट निकालना अपने को आता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो भी अपने को निकालने आता है, अपने को कोई सिखा नहीं सकता, अपने को पता है कैसे निकलेगा। मेन प्रॉब्लम आती है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहां पे ट्विस्ट है और यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए अगर तुम्हारा शेयर लिस्टेड है और ट्रेडिंग होता है, ठीक है, शेयर लिस्टेड है और ट्रेडिंग होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू ले लेना एज ऑन 31 जनवरी 2018। क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू लेना एज 31 जनवरी 2018 का। अगर लिस्टेड मेरा ट्रेड ही नहीं हुआ 31 जनवरी को, तो प्रीसीडिंग डे का हाईएस्ट वैल्यू ले लेना। एवरेज नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, अभी एवरेज बहुत जगह आएगा, कंफ्यूज मत होना, हाईएस्ट वैल्यू बोल रहा हूं, हाईएस्ट वैल्यू। अगर तुम्हारा यूनिट अनलिस्टेड है तो तुमको एनएवी लेना पड़ेगा एज ऑन 31/1/2018। अगर तुम्हारा शेयर अनलिस्टेड है, ओ माय गॉड, अनलिस्टेड शेयर पे 112 ए कैसे लग सकता है, 112 पे अनलिस्टेड शेयर पे कैसे लग सकता है। यहां पे क्यों लिखा है, यहां पे टाइपिंग एरर हुआ है, यहां पे अपने से मिस्टेक हो गई है, कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई अपने से। बेटा हम लोग से गलती नहीं हुई है। 112 ए कब आया, 31 जनवरी नहीं, फेब्रवरी बोल सकते, 1 फरवरी 2018। उसके पहले का शेयर तो है अपने पास। 112 ए की कंडीशन है एसटीटी पेड हो जाना चाहिए, बट जो शेयर हमने पहले खरीद लिया है उस समय वो अनलिस्टेड था, बट आज की डेट पे जाके वो लिस्ट हो जाता है, अब अपने उस पे एसटीटी पे करेंगे। तो जब परचेज के टाइम पे वो लिस्टेड था ही नहीं और ये सेक्शन ही नहीं था, तो एसटीटी वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करना है परचेज के टाइम पे, सेल के टाइम पे फुलफिल करना है। क्या, हाँ, सेल के टाइम वाला फुलफिल करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पेटीएम। पेटीएम का शेयर अगर किसी ने खरीदा था 1 फरवरी 2018 के पहले, तब वो लिस्टेड नहीं था, बट आज की डेट पे आप शेयर को बेचोगे तो आप पे 112 पे लग जाएगा। आपकी कॉस्ट कैसे निकलेगी फिर, बिकॉज आपकी कॉस्ट तो एक्चुअल नहीं हो जाएगी ना, तो अपने क्या करेंगे, अपने यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट या लोअर ऑफ 1 और 2।
अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को पता है, एक्चुअल कॉस्ट अपने को पता रहेगा, बट फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे उस अनलिस्टेड का? तो उसके लिए बोलता है एक काम करते, उस अनलिस्टेड को जो कॉस्ट है उसको 31/1/2018 तक इंडेक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? इंडेक्स करंट ईयर तक, जिस दिन ये सेक्शन आया उस दिन तक इंडेक्स कर देते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इनटू फाइनेंशियल ईयर 17-18 का सीआईआई, ये फिक्स है कितना? 272। 272 से इंडेक्स कर देंगे। अगर उस बहुत पहले का है तो 100, 1/4/2001 के पहले का है तो 100, या अगर नहीं है तो कॉस्ट जिस दिन एक्वायर किया उस दिन का सीआईआई से अपने कर देंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 कैसे निकलता है? लिस्टेड प्लस ट्रेडिंग है तो हाईएस्ट ले लेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं हुआ तो पिछले दिन का ले लेना, यूनिट्स के लिए एनएवी ले लेना, अनलिस्टेड के लिए क्या लेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन एज पर 2017-2018 क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इंटू सीआईआई 17-18 का, दैट इज 272। ये फिगर फिक्स है, ठीक है, लर्न भी कर लोगे फिगर तो भी काम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इंटू 272 डिवाइडेड बाई जिस साल खरीदा था उस साल का सीआईआई या 100, ठीक है, एकदम सिंपल है। ओके, ये क्या हर केस में अप्लाई करना है क्या? नहीं, ये तब अप्लाई करना है जब 1 फरवरी 2018 के पहले का शेयर है, तभी अप्लाई करना, अदरवाइज ये अप्लाई मत करना प्रोविजन। एवरीबॉडी कहां चले गए? आ जाओ वापस, मार्च में चले गए क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। हाँ हाँ, तो अगर आपको समझ आ गया तो आओ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर करते हैं। बहुत भारी वाला ये, अरे अभी देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे चुटकी में हो जाएगा। आ जाओ, कैमरा ऑन करो, तुम कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो भारी तो लगेगा ही तुमको। सर हम डीटी में कैमरा ऑन नहीं करते, हम आईडीटी में कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। दिभांजन तुम कहाँ घूमने चले गए हो? सर इसीलिए हम कैमरा ऑन नहीं करते हैं। MT परचेज्ड इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1/1/1999, 1 फरवरी 1999, यानी 1/4/2001 के पहले परचेज किया। कॉस्ट है 10 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 11 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 इज 22 लाख। सेल किया हमने एंड अपने को 3 इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, अनटिल अनलेस कुछ लिखा हो तो हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे? 112 ये लगेगा। 112 ये क्या बोलता है कि जो भी अपने को कैपिटल गेन होगा उस पे अपने को 1 लाख के छोड़ के रिमेनिंग पे 10% पे टैक्स देना पड़ेगा। अब एक एक करके आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले, क्या ये जो शेयर है वो 31 जनवरी 2018 के बाद का है, पहले का है? हाँ, उसके पहले का है, 1 फरवरी 2018 के पहले का शेयर है। तो क्या इसका कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन एक जो भी मेथड पड़े, जो नया प्रोविजन पड़े, उससे निकालना पड़ेगा क्या? उससे निकालना पड़ेगा, ठीक। अब सबसे पहले वो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बहुत ध्यान देना सब कोई, ठीक है। फर्स्ट उसमें क्या लिखा था कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ले लो। सेकंड उसमें क्या लिखा था? लोअर ले लो। किसका लोअर लेना है? 1 और 2 का लोअर ले लो। 1 क्या हो गया? जो भी सेलिंग प्राइस है वो ले लो, या तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 ले लो। करेक्ट, इजी। सबसे पहले अपने ये 25 लाख वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 25 लाख है तो क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस तो 25 लाख अपने यहां ले लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 22 लाख अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 22 लाख अपने यहां पुट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, अब ध्यान से देखो, क्या पुराना जो प्रोविजन पड़ा था वो भूल जाएंगे क्या? नहीं, वो क्यों भूलेंगे, वो तो ऑलवेज काम में आएगा। तो अपने उसमें क्या पढ़े थे? शेयर्स के लिए 1/4/2001 वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो अपने क्या करें? विच एवर इज हायर, तो कितना ले लेंगे? 11 लाख रुपीज। तो कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन? 11 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे?
ये दोनों में विच एवर इज लोअर लेंगे, दैट इज 22 लैक्स। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर लेंगे, क्या आएगा, 22 लैक्स आएगी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। अब कैपिटल गेन निकालना है तो वो तो सिंपल ही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, एक्सपेंस वगैरह कुछ है नहीं। तो 25 लैक्स इज द सेलिंग प्राइस, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 25 लैक्स। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हमने अभी निकाला 22 लाख का, तो 22 लैक्स हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कितना बनेगा, 3 लैक्स। अब ये आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 3 लैक्स माइनस 1 लाख दैट इज 2 लैक्स का 10% विल बी द टैक्स, एवरीबॉडी ओके। तो अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो दूसरा वाला मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग यूज कर पाओ, अदरवाइज अपना दिमाग यूज नहीं करोगे। मेरे को आंसर बता दो, अगर 19 लैक्स होता तो, अगर सेलिंग प्राइस होती 19 लैक्स, 19 लैक्स, एंड सिमिलरली 8 लाख का भी निकाल ही लेना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन का फॉर्मूला लिखो, तो कभी भी गलती नहीं करोगे, बस फिगर पुट करना रहेगा। सही नहीं है, वापस ट्राई करो एक बारी, एवरीबॉडी ट्राई करो, कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर की बैटरी बचानी नहीं है। आशीष करो, विपुल, लावी, गरिमा, सही है। दूसरा 8 लाख वाला करो, करो करो, बाकी लोग करो, डोंट वरी, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। कॉन्सेप्ट यही खत्म करना है, इसे अभी रिसेंट में एकदम क्वेश्चन आया है, ऐसा मत सोचना 2018 का है तो आएगा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा। मेघा, वेरी गुड। जसप्रीत, ऋत्विक, थर्ड वाला ठीक से करो, थर्ड वाले में प्रॉब्लम है। आशीष हुआ, कर लिया, नहीं किया ना, लिख लिख के कर ठीक से। 3 लाख का लॉस, करेक्ट, करेक्ट। मेरे को बताओ किस किस का ये आंसर नहीं आया, हाथ उड़ाओ। सर कर रहे हैं हम लोग, शर्माने का नहीं, एक बार में तुम लोग को समझ में आ गया, क्या बात है, क्या पढ़ा दिया मैंने। नहीं आया सर, हाँ वेरी गुड। देखो पहले 19 लैक्स वाला करते हैं, ठीक है। अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कैसे निकलता है, हायर ऑफ 1 और 2। हायर में सबसे पहले 1 में अपने को क्या लेना होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, एंड लो यहाँ पे अपने को क्या लेना होता है, यहाँ पे अपने आता है 1 और 2 का लोअर। 1 में क्या होता है अपना, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, एंड यहाँ पे अपना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जो भी अपनी सेलिंग प्राइस है। ओके, अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 19 वाला अपने सॉल्व कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस हो गई अपनी 19 लैक्स की। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना होगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इसको फेयर मार्केट वैल्यू वाला मिलेगा तो 11 लैक्स होगा, तो कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू हो गई अपनी, नहीं फेयर सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हो गया अपना 11 लैक्स का। फेयर मार्केट वैल्यू 22 लैक्स अपने को ऑलरेडी दे रखा है, तो 22 लाख हमने ऑलरेडी ले लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका लोअर लेना है, इसका लोअर आएगा 19 लैक्स, इसका हायर लेना है, ये दोनों में हायर कंपेयर करना है, तो हायर कितना आया, 19 लैक्स ही हायर आया, तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना बन गया, 19 लैक्स। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, वो तो अपने अंदर ही बसा हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 19 लैक्स। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैलकुलेशन से कितना आया, 19 लैक्स, तो कितना हो गया, नील। एवरीबॉडी गॉट इट, कैसे आया। अब जिनका नहीं आया, एक बार ये 8 लाख वाला ट्राई करो, अब आ जाएगा ये 8 लाख का आंसर। एक बार ये ट्राई करो 8 लाख को, सबका आंसर आना चाहिए, मेरे को किसी का नहीं सुनना है कि नहीं आया आंसर, ठीक है। 8 लाख वाला ट्राई करो, हो गया सर, ओके।
3 लाख लॉस, ठीक है। LTCL क्या बोलते हैं, LTCL, डन सर, डन सर, 3 लाख का लॉस। एवरीबॉडी गॉट इट, सब चलो, सब हाथ उठाओ एक बार, सब हाथ उठाओ, देखो तो एक बार स्क्रीन पर, टिक 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 टिक। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, पूरा स्पैम कर दो स्क्रीन को, दिखना नहीं चाहिए स्क्रीन पे कुछ भी। हाँ ठीक है चलो। ल- अब बढ़ते हैं, ठीक है। खत्म नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, अभी बाकी है। स्पैम इन एम्प्टी क्लास। अब यहां आपने लॉन्ग टर्म की बातें कर ली, ठीक है। अब थोड़ी शॉर्ट टर्म की बातें कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में दो सेक्शन होता है, 111 है, 111, ओनली 111 है। क्या सेक्शन होता है, ओनली 111 ए। 111 सेक्शन नहीं होता है शॉर्ट टर्म में, कभी भी फ्लो फ्लो में नहीं बोलने का। 111 ए क्या बोलता है, वही सेम चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए था। लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूलिप का अगर शॉर्ट टर्म होता है तो उस पे स्ट्रेट रेट है 1515% का। क्या रेट है, 1515% का रेट है उसमें, ठीक है। कुछ 1 लाख माइनस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, 15% का स्ट्रेट रेट लगता है। कंडीशन क्या है, एसटीटी पेड होना चाहिए। इंडेक्सेशन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। 87 ए मिलेगा, मिलेगा। 6 से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बेसिक एसेंशियल लिमिट मिलेगी, नहीं मिलेगी, बट ये आधा सच है, पूरा सच थोड़ी देर में देखते हैं। इसके अलावा इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेसेस और यूलिप छोड़ के अगर अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। क्या लगता है, नॉर्मल टैक्स रेट। जो भी अपना नॉर्मल टैक्स रेट है, 2.5 लाख, 3 लाख, या न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, जो भी अपना है वही नॉर्मली अपने को यहां पे लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। अगर नॉर्मल लग रहा है तो ऑब्वियसली 87 ए भी मिलेगा, 6 ए भी मिलेगा, बेल भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। परचेज एंड सेल बोथ, ऐसा कंडीशन में कुछ लिखा नहीं है कब पे करना है, बट जनरली परचेज एंड सेल बोथ के ही केस में होगा। अच्छा, यहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन वाला भी नौटंकी करना है क्या, जो अपने पढ़ के आए, नहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 112 ए के लिए होता है। 111 ए के लिए कुछ नहीं होता है। सिंपली ये पकड़ो और माइनस कर दो। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी इंडेक्स नहीं होता है, तो कॉस्ट का नौटंकी करने का अपने को कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, इक्विटी शेयर वगैरह पे लगता है, 15% का स्ट्रेट रेट है। इंडेक्सेशन नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स वैसे भी नहीं होता है। 87 ए मिलेगा, 6 से नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, आधा सच है। और इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो नॉर्मल टैक्स रेट पे जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, गलती मत कर देना यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं बेल वाले की। अनयूटिलाइज्ड बेल या अनएग्जॉस्टेड बेल बेसिक एग्जामेशन लिमिट इज अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट और इंडिविजुअल एचयूएफ को। सर इसका क्या मतलब होता है, आओ समझते हैं। सबसे पहले मिस्टर एमटी एज 25 है और इन्होंने ऑप्ट किया है रेगुलर टैक्स रिजीम। जो रेगुलर टैक्स रिजीम था पुराना वाला 2.5 लाख वाला, वो ऑप्ट करके रखा है, ठीक है। केस 1, एलटीसीजी अंडर 112, 4 lakhs। एसटीसीजी है अपना 2 lakhs। एक एक करके देखते हैं। कुछ नहीं लिखा है तो इसको शेयर मान लेंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। कुछ नहीं लिखा है तो इसको क्या मानेंगे, नॉर्मल अदर है। अदर के लिए क्या रेट है, जल्दी बताओ दोस्तों, 20% का रेट है। एसटीसीजी 111 ए लिखा है क्या, नहीं, तो ये किससे जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट से जाएगा। अगर एज 25 है तो इनके लिए जो डिफॉल्ट लिमिट होती है वो 2.5 लाख की होती है। 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख तक की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मिलती है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मिलती है। यानी 2.5 लाख में 2 लाख चला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या मेरे पास 50,000 और बचा हुआ है क्या अभी सेट ऑफ करने के लिए, हाँ। तो इस 50,000 को हम यूज कर सकते हैं इस 4 लाख से माइनस करने के लिए। तो इस 50,000 को हम यूज करेंगे और 3.5 लाख जो अपना आया, इस पे अपने 20% से टैक्स चार्ज करेंगे।
सर आप बोले बेल नहीं मिलता है, अभी भी बोल रहा हूं बेल नहीं मिलता है, बट अनयूटिलाइज्ड या अनएग्जॉस्टेड बेल, यानी वो बेल जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो मिलता है, और वो भी सिर्फ रेसिडेंट को, जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ है, सिर्फ उसी को मिलेगा। कंपनी फॉर्म वगैरह को ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। ओके, अगर समझ गए तो एक बार ये केस 2 सॉल्व करके देखो, मेरे को आंसर बताओ केस 2 का, जस्ट गिव इट अ ट्राई। विपुल ट्राई करो, एवरीबॉडी ट्राई करो। सर हम थक गए, हमको नींद आ रही है, तुम पानी पियो लेकिन ट्राई करो, आज ज्यादा नहीं पढ़े हैं। कल जब रिवीजन करने बैठोगे तब पता चलेगा, थोड़ा सा ही पढ़ाई की है बस। बताते हैं राहुल, पहले इसका आंसर बताओ। 17,000, एवरीबॉडी 17,000 आ गया सबका? कैसे आया? ये 112 ए वाला है, ये जाता है 1 लाख माइनस करने के बाद 10% से, ये अपना 1,20,000 अपने पास दिया हुआ है। 2.5 लाख की अपनी लिमिट है, तो 2.5 लाख में से अगर 1,20,000 माइनस कर भी लेते हैं तो भी अपने पास 1,30,000 पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस 4 लाख में से 1,30,000 माइनस कर देंगे, कर दिया हमने। अब आया अपना 2,70,000। अब ये 2,70,000 जो अपने पास आया हुआ है ना, इसमें से तो 1 लाख माइनस कर ही सकते हैं ना, वो तो सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो अपने को 1,70,000 पे 10% पे करना पड़ेगा, दैट इज 17,000। तो आंसर कितना आएगा? 17,000। अब सुनो, प्लस 4% HEC, भूलना नहीं, 17,000 प्लस 4% HEC, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट एवरीबॉडी? इजी अनलिस्टेड क्या हुआ ये? सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला देखो, 112 ए वाला है। 112 ए में हमने क्या पढ़ा था? 1 लाख के ऊपर जाने से 10% देना है। अपने को एसटीसीजी भी हुआ 1,20,000 का, तो अपने लिए जनरल जो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है वो है 2.5 लाख की। तो अपने क्या करेंगे, 2.5 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, बचा अपना 1,30,000। ये अपना अनयूटिलाइज्ड है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है। अब 4 lakhs की मेरी एलटीसीजी हुई है, तो 4 lakhs में मैं माइनस करूंगा 1,30,000, कौन सा है ये? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। तो मेरा फिगर आया 2,70,000। अब 112 पे क्या बोलता है? 1 लाख माइनस करके 10% चार्ज करना है, तो हम अब इसमें से 1 लाख माइनस करके 10% चार्ज कर देंगे, प्लस 4% HEC। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, कुछ टैक्स प्लानिंग दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर दिख रहा है कि कभी भी अगर एलटीसीजी होता है 112 ए में या 112 में, तो हमको ऑलवेज क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है कि तुमको अदर इनकम भी दिखाना चाहिए। अगर तुम अदर इनकम कुछ भी दिखा दोगे तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट तुमको मिल जाएगा, जिसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। अगर अदर इनकम जीरो है तो फिर तुमको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब जितना भी आया उस पर तुमको फुल टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज सजेस्ट क्या करोगे उसको कि अनयूटिलाइज तुमको दिखाना है तो तुम कुछ अदर इनकम दिखा दो, थोड़ा सा ही दिखा दो लेकिन दिखा दो। ओके, हाँ, अदर इनकम की वजह से एलटीसीजी में बेल मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और सबसे फेमस क्या है? ट्यूशन इनकम। अदर इनकम में क्या दिखाने का है? ट्यूशन इनकम दिखा देने का। चल एक बार क्विक चार्ट बना लेते, आ जाओ। क्या क्या पढ़ा अभी तक? कैपिटल गेन वाला ही, टैक्स रेट। तो टैक्स रेट में हमने पढ़ा 2 प्रकार के टैक्स रेट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म में भी 2 प्रकार के होते हैं, 112 ए, 112। 112 ए में हमने देखा क्या बोलते कि 1 लाख के ऊपर जितना भी है उस पे अपने को 10% पे करना है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन नया तरीके से निकालना होगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? वो शेयर जो 31 जनवरी 2018 या उसके पहले का है। देन
इस पे अपने ये कैसे निकालते हैं, 1 और 2। तो 1 क्या बोलता है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है, जब ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन लेंगे तो वो 1 4 वाला बेनिफिट अवेलेबल रहेगा, हाँ बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। फिर अपने क्या करेंगे, इसमें 1 और 2 विच एवर इज लोअर लेंगे। 1 क्या है सेलिंग प्राइस, 2 क्या है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू अगर शेयर है ट्रेड हो रहा है तो हाईएस्ट वैल्यू ले लेना 31/1/2018 का, नहीं ट्रेड हुआ तो पिछले दिन का हाईएस्ट वैल्यू ले लेना, एवरेज नहीं हाईएस्ट। अगर यूनिट है अनलिस्टेड है तो एनएवी ले लेना, जो भी डिक्लेयर करेगा मर्चेंट वो वाला ले लेना। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो उसको इंडेक्स कर देना 17-18 तक, यानी सिंपली 272 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना जिस साल परचेज किया था उस साल, या 100 से, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। इसमें से अपने क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर लेंगे। इसमें जो फिगर आएगी और ये जो फिगर आई है अपनी, ये फिगर नहीं, ये वाली फिगर, ये फिगर जो आई है इसमें से अपने को क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है। ठीक है, ये अपना बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 31/1/2018 के पहले वाले शेयर का। इसमें और क्या था, 87A अपने को नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, पर अनएग्जॉस्टेड बेल अपने को मिल जाएगा अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो ही। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है 2001 का कॉस्ट हो, एक्चुअल कॉस्ट दिया 2001 के बाद वाला तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं, 6A नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं 112। 112 ने हमको क्या सिखाया, 112 में हमको सिखाया कि दो प्रकार के एसेट होते हैं, दो प्रकार के एसेट होते हैं। एक हो गया वही इक्विटी शेयर वगैरह अदर देन 112, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी सब कुछ कवर है, जेडसीबी भी कवर है इसमें। इसके लिए बोलते हैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो तुम दे दो विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन मत लो और 10% का टैक्स रेट दे दो, या विथ इंडेक्सेशन तुम 20% का टैक्स रेट दे दो, विच एवर इज लोअर तुमको देना है। इसके अलावा जो भी है वो ऑलवेज 20% विथ इंडेक्सेशन होगा। अब बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में हमने क्या देखा, शॉर्ट टर्म में तो यही बना देता हूं छोटू सा। शॉर्ट टर्म में बोलता है दो प्रकार के होते हैं, 111A और 111 ना दोस्तों, नहीं नहीं सर, नॉर्मल टैक्स रेट। इसके अलावा कुछ भी होगा वो नॉर्मल टैक्स रेट में चला जाएगा। 111A में वही इक्विटी शेयर वगैरह आएगा, स्ट्रेट रेट है 15% का, बेल नहीं मिलता है, बट अनएग्जॉस्टेड बेल मिल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, इजी। एक बारी घर पे खुद से ट्राई करना तो अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना लेना सारे, तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। 54 तो सोचा था करवाने का, बट ठीक है चलो कर लेता हूँ इसको, अभी तुम लोग थक गए हो लग रहा देख के। नहीं थके हो, चलो 54 करे, करे एक सेक्शन करते हैं 54 का, चलो मजा आएगा। सर फेयर मार्केट वैल्यू 2018 कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल है, अरे दिखाया ना ये, देखो यहाँ लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन में तो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार कंपाइलर आ जाए तुम लोग के पास तब करवाऊंगा तो बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, कल करेंगे सर। हाँ, अनयूटिलाइज मिलता है इन लोग को। कल ले लेना क्लास सर, प्लीज सर, थक गया सर। कल है, हाँ कल है, कल करते हैं सर। ठीक है चलो कल करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और क्लासेस नहीं ले तो अभी तक जाके फटाफट सबसे पहले क्लासेस ले लो, और जो लोगों ने क्लासेस नहीं है वो लोग क्लासेस ले लो, और जिन्होंने क्लासेस ले लिया है अब दोस्तों को बोलो क्लासेस ले, क्या कर रहे हो तुम लोग, उनका भी भला करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।